हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनी राइस में। मेरा नाम देवी सिंह है। हमने कल इंडियन इकोनॉमी का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और हालांकि ये कोर्स ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स बस के लिए, मेंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और सभी स्टेट सिविल सर्विस, जो भी स्टेट सिविल सर्विस जितने भी स्टेट है सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि भाई हमें इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है ना। चलो देखो, पहले देखो भैया, ये एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या। सबसे पहले तो यही पता, इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं, भूमिका है हमारी। तो इकोनॉमिक्स है क्या, यानी देखो ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स है ये एक ग्रीक टर्म्स यूनानी ओइकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है। किससे? ये ग्रीक टर्म यानी ओइकोनोमिया से उत्पन्न हुआ है। ओइकोनोमिया अगेन दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई ये जो है ओइकोनोमिया यानी ओइकोस और नोमोस दो शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस का मतलब एक फैमिली अर्थात हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब मैनेजमेंट है। ओइकोनोमिया गृह प्रबंधन यानी देखो ना, इस फैमिली यानी हाउस होल्ड के मैनेजमेंट से संबंधित है। यह गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। अब इसको यह भी कहा जा सकता है कि भाई अर्थशास्त्र भी गृह प्रबंधन की इसी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। जो इकोनॉमिक्स है इसी गृह प्रबंधन की इसी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। लेकिन एज सब्जेक्ट यह तो बहुत इसकी सिंपल और बहुत साधारण परिभाषा हो गई। हालांकि इसको और साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि किस प्रकार एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने खर्चों को कैसे पूरा करता है, अपने व्यय को कैसे पूरा करता है। तो यह तो इकोनॉमिक्स की बहुत सीमित और साधारण परिभाषा हो गई। अगर हम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें, एज अ विषय पढ़ें, तो इसको थोड़ी से हम ब्रॉडर शब्दों में देखेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र है ये एक विषय है जो कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। थोड़ा सा इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। देखो, the terms economics is derived from a Greek terms oikonomia, which is a combination of two Greek terms oikos and nomos. Oikos refers to, oikos means household or family and nomos means management. So hence it can be said that the economics is a discipline which deal with study of household management. It tries to understand that how a family manages its expenditure using its limited resources. तो आपने देखा कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। और इसको हम जैसे एज अ सब्जेक्ट मैंने बताया कि अगर हम एज अ विषय, अगर हम अर्थशास्त्र को एक विषय के तौर पे देखें तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का क्या करता है भैया? अध्ययन करता है। अब अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अर्थव्यवस्था है। ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंट होता है, अंतर होता है। देखो, तो ये जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? अर्थव्यवस्था है। यानी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से ही अर्थव्यवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था बिल्ड होती है। अर्थव्यवस्था को एक विषय के तौर पे हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को हम एक विषय के तौर पे दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो ध्यान रखिएगा, मैं अगेन प्रोनाउंसिएट करता हूं माइक्रो, राइट। तो माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। जरा देखते हैं कि भाई माइक्रो
और मैक्रो में क्या डिफरेंट है? देखो भैया, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये यानी माइक्रो भी ये ग्रीक टर्म है। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, बहुत बहुत माइन्यूट। अब देखो भाई कि अर्थव्यवस्था में यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन, छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो कि जैसे कि एक परिवार के स्तर पे मांग का होना, एक औद्योगिक इकाई के स्तर पर जो आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। वहीं दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी समष्टि। देखो, मैक्रो भी अगेन ये क्या है? ग्रीक टर्म है और इसका मतलब होता है बहुत व्यापक, बहुत कॉम्प्रहेंड। तो अर्थव्यवस्था के यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलू हैं, यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्सों का अध्ययन करता है, बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करता है, बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करता है। इसका तात्पर्य है, इसका मतलब यह है कि यह पूरे देश के स्तर पर जैसे आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी आप देखोगे आर्थिक समृद्धि, जो जीडीपी, आर्थिक समृद्धि का मतलब है जीडीपी, तो पूरे देश के स्तर पर स्टडी करना। आर्थिक विकास एक बृहद अवधारणा है। मॉनेटरी पॉलिसीज ये एक देश के स्तर पर होती हैं। फिस्कल पॉलिसीज राजकोषीय नीतियां देश के स्तर पर होती हैं। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आपने क्या देखा कि भाई जो इकोनॉमिक्स है, हमको इकोनॉमिक्स को हमने दो भागों में बांटा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब छोटा, बहुत सूक्ष्म, यानी इससे आप देखोगे कि यह अर्थव्यवस्था का आधार है। ये क्या है भाई? अर्थव्यवस्था का आधार है। इसी से एक्चुअल में अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, इसी से अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ही बेस्ड होती है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि देखो, व्यष्टि अर्थव्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था का बेस है, आधार है, और इसके ऊपर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो समष्टि अर्थव्यवस्था है, इसी पर आधारित होती है, इसी पर आधारित होती है। तो अर्थव्यवस्था के जो भी छोटे छोटे हिस्से हैं, अब देखो परिवार के स्तर पे मांग का होना ऑब्वियसली देखो छोटा पार्ट है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर देश के स्तर पर चीजों का स्टडी हो तो वह किसमें? मैक्रो के अंतर्गत आएगा। अब देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में निरंतर समृद्धि के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही क्या है? आधारभूत महत्वपूर्ण है, दोनों ही आधार महत्वपूर्ण है। व्यष्टि आधारों में एक परिवार से उत्पन्न मांग, यानी व्यष्टि जो आधार है, एक परिवार के स्तर पर मांग का होना, एक कंपनी के स्तर पर होने वाला उत्पादन, और इन देखो मांग होगी और कंपनी के स्तर पे उत्पादन होगा, तो कोई ना कोई मार्केट भी उपलब्ध होगी। तो मार्केट की उपस्थिति, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार समष्टि कारकों में मौद्रिक नीतियों का निवेश जैसे हो गया, उपभोग के अनुकूल होना, सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य का दुरुस्त होना, या स्फीति में नियंत्रण होना, या रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को जन्म होना या जन्म देना, ये अनिवार्य है। तो भारत में व्यष्टि और समष्टि दोनों ही कारक वर्तमान में आर्थिक समृद्धि के लिए अनुकूल हैं, दोनों ही कारक आर्थिक समृद्धि के लिए अनुकूल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज को क्या है? बहुत बेहतर ढंग से समझा। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं सभी के एक एक बच्चे का क्या लूंगा? यहां पर डाउट लूंगा। ओके, इसके साथ साथ हमारा दूसरा सब हेडिंग है, इसमें से ये आपने देखा। ओके, हमारा दूसरा सब हेडिंग है, क्या है भाई? आपको निकाल दूं, ये आपके लिए एक्चुअल में जरूरत है ना? आर्थिक समृद्धि। चलो खैर, तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ
एक मिनट, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो चलो देखो आर्थिक समृद्धि क्या है। देखो भाई, आर्थिक समृद्धि यह क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक अवधारणा है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। जो आर्थिक समृद्धि अर्थात जीडीपी, आर्थिक समृद्धि का मतलब यहां जीडीपी के बढ़ने की बात हो रही है, तो यह मात्रात्मक अवधारणा है, यह नंबर से संबंधित होती है, यह संख्या से संबंधित होती है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, यह गुणात्मक अवधारणा है। यह क्या है भाई, यह क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। यह किसी के जीवन स्तर में सुधार से संबंधित होती है, किसी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके सुधार से संबंधित होती है, जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है। अब आर्थिक समृद्धि में, अब जैसे मात्रा का बढ़ना, यानी आर्थिक समृद्धि उत्पादन में बढ़ोतरी को संबोधित करती है। आर्थिक समृद्धि मतलब जीडीपी का बढ़ना, मात्रा का बढ़ना। तो क्या होगा, आर्थिक समृद्धि मतलब यह मात्रा से संबंधित होती है और उत्पादन में बढ़ोतरी ही आर्थिक समृद्धि है, अर्थात जीडीपी का बढ़ना आर्थिक समृद्धि का उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ जो आर्थिक विकास है, यह बढ़ी हुई जीडीपी या बढ़ी हुई आर्थिक समृद्धि का जो या बढ़े हुए उत्पादन का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित किया जा सके, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ हो, तब यह आर्थिक विकास कहलाएगा, तब यह आर्थिक विकास कहलाएगा। इस आर्थिक विकास में यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज का इसके लाभ से अछूता ना रह जाए, कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। तो आर्थिक विकास संसाधनों के वितरण को संबोधित करता है। जो आर्थिक विकास है, ये जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को संबोधित करता है। तो आर्थिक समृद्धि, यहां पे देखो कि समृद्धि, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए जरूरी तो है, बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास नहीं है, लेकिन पर्याप्त भी नहीं है। क्या है, पर्याप्त भी नहीं। अगेन इस स्टेटमेंट को सुनिएगा, मैंने कहा आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य तो है परंतु पर्याप्त नहीं है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि भाई अगर आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तो विकास, आर्थिक विकास होना थोड़ा सा मुश्किल है, यह क्या है, नहीं हो सकेगा। लेकिन आर्थिक समृद्धि का हो जाना यह जरूरी नहीं है कि आर्थिक विकास सुनिश्चित हो ही जाएगा, आर्थिक विकास सुनिश्चित हो ही जाएगा। तो आपने डिफरेंसेस देखे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आगे हमारा दूसरा सब हेडिंग है यानी समावेशी विकास और सतत धारणी विकास। समावेशी विकास और सतत धारणी विकास, इसको भी डिटेल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, देखो समावेशी विकास और धारणी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो समावेशी विकास को समझने का प्रयास करो। देखो समावेशी, पहले तो हम विकास देख लेते हैं। समावेशी विकास से पहले हमें विकास ही पता होना चाहिए, नहीं हम समावेशी विकास कैसे समझ पाएंगे। तो पहले विकास देखो भैया, ये जो विकास है ना, ये किसी का नाम नहीं है, नाम भी हो सकता है ना। विकास परिवर्तन का एक प्रारूप है, यह परिवर्तन का एक क्या है, फॉर्मेट है, परिवर्तन का एक प्रारूप है। परंतु विकास एक मूल्य निहित अवधारणा है। विकास क्या है भाई, एक मूल्य निहित अवधारणा है, अर्थात यह हमेशा और हमेशा सकारात्मक दिशा में उत्पन्न होगा, हमेशा और हमेशा सकारात्मक दिशा में। जबकि जो परिवर्तन है ये मूल्य रहित अवधारणा है। ये क्या है, मूल्य रहित अवधारणा है। मूल्य रहित मतलब वैल्यूलेस। तो यह जो परिवर्तन है ये किसी भी दिशा में संभव है, यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो आपने विकास को समझा। अब देखो समावेशी विकास क्या है। देखो समावेशी विकास का वह प्रारूप है जिसमें से विकास की प्रक्रिया का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित किया जा सके, प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित किया जा सके। इसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट या समावेशी विकास कहते हैं, इसको समावेशी विकास कहते हैं। यानी इस विकास की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अछूता ना रह जाए, कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। इसको हम समावेशी विकास के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। जो समावेशी विकास है इसके क्या है, दो प्रमुख लक्ष्य भी हैं।
लेकिन दो प्रमुख इसमें लक्ष्य नहीं, सॉरी पक्ष है, यानी दो इसके, हम इसको दो भागों में ऐसा कह सकते हैं, दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सबका विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ध्यान से सुनना, और एक क्या है, डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट, यानी सभी पहलुओं में विकास, सबका विकास, या इसी को चौतरफा विकास भी कह सकते हैं। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। चौतरफा विकास यानी डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट और डेवलपमेंट ऑफ ऑल यानी सभी का विकास। तो देखो भाई, सबका विकास का मतलब क्या है, समाज का कोई भी सदस्य विकास की प्रक्रिया से छूट ना जाए, वंचित ना रह जाए। समाज का कोई भी सदस्य विकास की प्रक्रिया से छूट ना जाए, वंचित ना रह जाए, इसी को क्या कहते हैं, सबका विकास, इसी को सबका विकास कहते हैं। यह सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। यह सामाजिक न्याय मतलब मैं आगे अभी बताऊंगा कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है। लेकिन फिर भी यहां सुन लीजिए, सामाजिक न्याय का मतलब ये है, या सामाजिक विकास का मतलब कि भाई देखो, किसी भी व्यक्ति के साथ यानी जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो और उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण स्वरूप जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत में उनका एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है एक श्रृंखला उतनी ही सशक्त हो सकती है। एक कोई श्रृंखला है, जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि कोई श्रृंखला उतनी ही मजबूत हो सकती है जितनी कि इसकी सबसे कमजोर कड़ी, अर्थात एक समाज उतना ही मजबूत हो सकता है, एक समाज उतना ही सशक्त हो सकता है जितना कि इसका सबसे कमजोर सदस्य। अब सामाजिक सशक्तिकरण के लिए यह जरूरी है कि समाज के सबसे कमजोर सदस्य का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हो। समाज का जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसका एम्पावरमेंट हो। यह अंत्योदय की अवधारणा पर भी, उससे भी संबंधित है, उस पर भी आधारित है। यानी समाज के उन सदस्यों का उत्थान जो कि समाज में सबसे निम्न स्तर पर, सबसे निम्न तबके पर हैं। इसके माध्यम से सर्वोदय अर्थात सबके उत्थान के लक्ष्य की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके आधार पर सबके उत्थान के लक्ष्य की भी प्राप्ति हो सकती है। ये तो क्या हुआ, सबका विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल, इसे और आसान भाषा में समझो कि जैसे कि समाज में 100 लोग हैं और इन सभी 100 व्यक्तियों का विकास हो। ध्यान से सुनना, इन सभी 100 व्यक्तियों का क्या हो, विकास हो। कोई भी व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से छूट ना जाए, वंचित ना रह जाए, तो क्या कहा जाएगा, ये सबका विकास। और ये समावेशी विकास का एक क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, अब दूसरे पहलू को देखो, दूसरे पार्ट को, यानी डेवलपमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट, यानी चौतरफा विकास से मतलब क्या है, देखो चौतरफा विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास के साथ साथ, किसी भी व्यक्ति का आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, और राजनैतिक विकास के साथ साथ जितने भी विकास अर्थात सांस्कृतिक सारे विकास क्या है, सुनिश्चित हो। अब जैसे कि मान लो आर्थिक विकास का तात्पर्य यहां क्या है, आर्थिक विकास का मतलब यह है कि भाई रोजगार के अवसर सुनिश्चित किया जाए, कोई व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, अर्थात गरीबी उन्मूलन को सुनिश्चित किया जाए, आर्थिक असमानता को दूर किया जाए, आर्थिक असमानता को कम किया जाए और आर्थिक विकास के उदाहरण इस पे से सेटअप किए जाए। अब जैसे कि सामाजिक विकास का मतलब क्या है कि जाति पर आधारित जो भेदभाव है या धर्म पर आधारित जो भेदभाव है या जो लैंगिक असमानता है, इसको क्या करना है, इसको दूर करना सामाजिक विकास का उदाहरण है, सोशल डेवलपमेंट का उदाहरण है। दूसरी ओर समाज के प्रत्येक सदस्य की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये राजनीतिक विकास का उदाहरण है। ये किसका भाई, ये राजनीतिक विकास का उदाहरण है। मतलब इसको और साधारण भाषा में समझो, जैसा मैंने कहा था कि भाई मान लो कि समाज में 100 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति ऐसा है कि जैसे कि इसका मान लो आर्थिक विकास तो हो गया,
आर्थिक विकास तो हो गया, लेकिन इस व्यक्ति का यानी जो सामाजिक विकास और राजनीतिक विकास नहीं हो पाया। तो मतलब क्या कि समावेशी विकास का जो उद्देश्य है वो नहीं पूरा हो सका। मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है चौतरफा विकास, एक व्यक्ति का चौतरफा विकास होना चाहिए। तो मान लो कि एक विकास आर्थिक विकास हो गया, वो व्यक्ति गरीब था, गरीबी रेखा से ऊपर आ गया, अब वो गरीब नहीं रहा, लेकिन अब भी अगर उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इंक्लूसिव डेवलपमेंट इस्टेब्लिश्ड हो गया। क्यों? क्योंकि चौतरफा विकास नहीं अभी इस्टेब्लिश हो पाया। इस वजह से अगर चौतरफा विकास इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, यानी ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो यह समावेशी विकास की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तो कहा जाता है कि अगर हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब कि समाज में मानो कि 500 लोग हैं तो सभी का विकास हो और सभी उन 500 लोगों का चौतरफा विकास भी हो, सभी उन 500 लोगों का चौतरफा विकास भी हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूं आपने इसको बहुत डिटेल से समझ गए होंगे। यहां तक किसी भी बच्चा लोग को कोई डाउट नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और मैं कॉम्प्रहेंड करने का प्रयास करता हूं। देखो, ये हमारा क्लास प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड है, लेकिन अभी हमारा फोकस प्रॉपर प्रीलिम्स में है, हालांकि मेंस में हम इसका और डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब जैसे समावेशी विकास से आशय का मतलब है कि भाई समावेशी विकास के अर्थ को समझने के लिए हम कुछ संदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, समावेशी विकास का मतलब है कि ऐसे विकास से लिया जाता है जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हो, गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो, वही ना हुआ ना आर्थिक विकास। इससे अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा कौशल के लिए लोगों को सशक्त बनाना, ठीक है, सशक्त बनाना, उनको एम्पावर करना, अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को भी बढ़ावा देना। वही दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि देखो, जो विकास जो ना केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे बल्कि जो हमारी सोसाइटी है उसके सभी वर्गों के लिए भी सृजित ऐसे अवसरों तक समान पहुंच को सुनिश्चित करना, यह समावेशी विकास के क्या है भाई? उदाहरण है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो समावेशी जो है उस स्थिति को दर्शाता है जहां सकल घरेलू उत्पाद उच्च समृद्धि दर्जे के साथ साथ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च समृद्धि दर परिलक्षित हो। उच्च समृद्धि दर क्या हो? परिलक्षित हो। मतलब क्या है इसका? ये है कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उच्च इकोनॉमिक मतलब बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो और उसका अल्टीमेट जो है उच्च समृद्धि दर क्या है? समाज के हर एक तबके को उसका लाभ मिले। समावेशी विकास का बल जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए जो बेसिक नीड्स है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध करवाना है। उनको क्या है? उनको उपलब्ध करवाना है। यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी क्या है? बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ गरिमामय जीवन जीने के लिए भी आजीविका के साधनों को उत्पन्न करना है। गरिमामय जीवन हमारा फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो आप देखो, मैं आपको बता दूं, हालांकि हमारी प्रीलिम्स बेस्ड ज्यादा क्लास रहेगी, लेकिन जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो अच्छा स्टूडेंट उसी को माना जाता है कि देखो, बेशक उसमें से हमारा सिलेबस डिजाइन है, लेकिन फिर भी आपको एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करके और आपको आंसर राइटिंग करना होगा। जैसे कि यहां पे गरिमापूर्ण जीवन के लिए तो मैंने आपसे जोड़ा फंडामेंटल राइट से, तो इसमें आपको सिर्फ रेफरेंस देना है कि ये कितने महत्व की चीज है, ये कितने महत्व की चीज है। साथ ही साथ इसमें से देखोगे समावेशी विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किए गए विकास ना तो टिकाऊ कहा जा सकता और ना ही समावेशी कहा जा सकता। तो जब हम सतत विकास देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई इस जो समावेशी विकास के लिए सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, तो ये कितना, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो समावेशी विकास के लिए कितना हेल्पफुल है। अब जैसे समावेशी विकास हेतु सरकार की कुछ पहल हैं, कुछ सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब देखो, मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैं हालांकि इन पहल को थोड़ा सा आपको बता देता हूं, लेकिन जब हमारा ये मेंस का डिस्कशन होगा तो हम बहुत ब्रॉडर मैनर पे डिस्कशन करेंगे।
अब देखो समावेशी, अगर हम देखो समावेशी विकास की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो समावेशी विकास हेतु सरकार के द्वारा कुछ पहल भी किए गए हैं। अब समावेशी विकास की अवधारणा सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत करी गई और इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसर की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान, सबसे पहले इसकी बात करी गई। जो समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत करी गई। अब भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक इसे पूरा हुई, तो ये पूरी तरीके से समावेशी विकास पर क्या थी भाई? केंद्रित थी। 11वीं में इसका क्या आया? इसे प्रस्तुत किया गया और जो 12th 5 ईयर प्लान था, 12वीं 5 ईयर प्लान था, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो इसमें इसको पूरी तरीके से जो मतलब समावेशी विकास पर ही ये केंद्रित थी और इसकी थीम भी तीव्र समावेशी विकास और सतत विकास थी। और जब आप ये इतना ब्रॉडर मैनर पे मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस का आंसर लिखेंगे, तो आपके जो एग्जामिनर होंगे एकदम खुश हो जाएंगे कि नहीं, बच्चे को आगे पीछे का भी पता है। और ये देखो, जो कॉन्सेप्ट होता है तो आपके जो फैक्ट हैं वो कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, कॉन्सेप्ट को मजबूत, आपके आंसर को मजबूत करते हैं, उसको एक आधार दिया जाता है। जैसे कि बिना, देखो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट का क्या रहा हूं, कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं ज्यादा मतलब हमेशा एग्रेसिव मोड में रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बिना यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन फैक्ट बिना आपके कॉन्सेप्ट को मजबूती भी नहीं मिल सकती है, मजबूती भी नहीं मिल सकती है। अब देखो, जैसे कि आपको ये पता है कि भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना 2015 जो लास्ट जो 2012 से 17 में पूरी हुई और इसका प्रॉपर ये केंद्रित थी, समावेशी विकास पर केंद्रित थी और इसकी थीम भी क्या थी? समावेशी विकास और सतत विकास। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अवसर प्रदान करने पर काफी जोर दिया गया, विशेष जोर दिया गया, ताकि योजना में जो निर्धारित 8% की विकास दर को हासिल किया जा सके। ठीक है, तो एक ये भी था और शुरुआत में की गई, देखो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सरकार के द्वारा जो समावेशी विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत की गई और इसमें से आप ऐसे कह सकते हो कि जो भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ये आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे इसको शामिल कर सकते हो, समेकित बाल विकास कार्यक्रम है, मिड डे मील है, मनरेगा, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आगे, परेशान नहीं होना है। सर्व शिक्षा अभियान है, मिशन ब्लैक बोर्ड है, मिशन ब्लैक बोर्ड है, ये सभी समावेशी विकास के अंतर्गत है। आपके पास कंटेंट भरपूर रहेगा, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और सुनना है। अब वित्तीय समावेशन के लिए, अब देखो वित्तीय समावेशन में अलग से और बहुत ब्रॉडर मैनर में पढ़ाऊंगा, लेकिन वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के द्वारा कई पहलों की शुरुआत की गई और इसमें से जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना हो गई, इनको सभी को शामिल किया गया और ये सभी जो वित्तीय समावेशन भी समावेशी विकास को मजबूती प्रदान करेंगे, बिना वित्तीय समावेशन के संभव नहीं है। तो जब हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं वित्तीय समावेशन बताऊंगा, लेकिन यहां बस ये समझ लो कि वित्तीय समावेशन का मतलब सिंपल है कि जो सभी व्यक्तियों को, जो समाज के हर एक व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से क्या कर देना, जोड़ देना, उससे बहुत सारे जो फायदे होंगे वो हम आगे हम बैंकिंग सिस्टम में ही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए, महिलाओं को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन जैसी योजनाओं की शुरुआत करी गई। इसके साथ साथ महिला उद्यमिता मंच और इसमें से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जैसे प्रयास भी महिलाओं के लिए एक बेहतर प्रयास रहा और वित्तीय समावेशन के प्रयासों को इसमें भी शामिल किया गया। साथ ही साथ किसानों कृषि कार्य हेतु वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इनका भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये सभी योजनाओं को मैं पढ़ाऊंगा, बस रेफरेंस दे रहा हूं मैं।
क्या है, रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि यहां सबके विकास की बात हो रही है, तो यहां महिलाओं के विकास की बात होगी और गरीबों के भी विकास की बात होगी, यहां दिव्यांगजनों के भी विकास की बात होगी और समाज के हर एक तबके की विकास की बात होगी। तो जैसे दिव्यांगजनों को समावेशी विकास में जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है शामिल करने के लिए सरकार के द्वारा निःशक्तता अधिनियम 1955 और कल्याणार्थ जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 है और जो सिपड़ा सुगम्य भारत अभियान और स्वावलंबन योजना, इसके अलावा जो दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 जैसे एक मेजर कदम उठाए गए। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा एक पहलू है जो कि समावेशी विकास को क्या करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ समावेशी विकास का मापन कैसे होगा, आपको पूछना चाहिए कि सर हम कैसे कह पाएंगे कि अच्छा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सका है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सका है। अच्छा, ऊपर से तो नहीं जा रहा होगा, उम्मीद करता हूं, ओके मतलब सारा सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब देखो, समावेशी विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है कि राष्ट्र की जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, उसको सबसे गरीब हिस्से की प्रगति, जो सबसे गरीब है, जो पॉवर्टी से ग्रसित है, गरीब हिस्से की प्रगति के आधार पर मापा जाए। यानी जनसंख्या के सबसे निचले 20% हिस्से की प्रगति के आधार पे उसको क्या किया जाए, मेजर किया जाए। प्रति व्यक्ति आय को मापा जाए। इससे मापन किया जा सकेगा कि भाई समावेशी विकास का अंदाजा लगाया जा सकेगा। यदि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज होती है और स्वास्थ्य समावेशी विकास का, ये क्या है, ये स्वस्थ समावेशी विकास का सूचक है, मतलब हेल्दी जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक इंडेक्सेशन है। साथ ही साथ इसमें समावेशी विकास की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इस बात पर निर्भर करती है कि यदि उच्च विकास दर को हासिल करना है तो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी विकास की गति में क्या होगा, शामिल करना होगा। तो समावेशी विकास की आवश्यकता के बारे में अगर हम बात करें, भाई समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है, देखो समावेशी विकास न केवल आर्थिक विकास है बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक अनिवार्यता भी है, यह एक सामाजिक और नैतिक अनिवार्यता है। जब हम मेंस में डिस्कशन करेंगे तो हम इसी के अंतर्गत हम गांधी के जो विचार हैं तो उसको देखेंगे और जो अंबेडकर के विचार हैं, यानी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों में क्या क्लैश है उसको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ समावेशी विकास के अभाव में कोई भी देश अपना विकास नहीं कर सकता है। अगर समावेशी विकास का अभाव होता है तो कोई भी देश जो है अपना विकास नहीं कर सकता है। जैसे कि इसकी बात करें, समावेशी विकास जो है धारणी विकास के लिए आवश्यक है। यदि विकास धारणी नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति क्या होगी, उत्पन्न होगी। समावेशी विकास ना होने पर जो आय वितरण में असंतुलन होगा, जो आय है उसमें क्या होगा, डिस्पैरिटी होगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन है आय का, जो पैसा एसेट्स है, वो क्या होगी, डिस्पैरिटी होगी। असंतुलन की स्थिति में आप देखोगे जो धन का संकेंद्रण है वो समाज का जो कुछ मतलब एक बहुत संकीर्ण तबके के पास, संकीर्ण का मतलब कि बहुत कुछ ही कम ही लोगों के पास होगा। इसके चलते क्या होगा कि मांग में कमी आएगी और जीडीपी वृद्धि दर में भी कमी होगी। ऑब्वियसली आप ही बताओ कि भाई जो अगर मार्केट में पैसा नहीं है, सामान्य लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, और जब मांग नहीं होगी तो जीडीपी क्या हो जाएगी, स्वतः डिक्लाइन कर जाएगी। और जीडीपी स्वतः डिक्लाइन करेगी तो विकास में स्वतः क्या हो जाएंगे, ब्रेक लग जाएंगे। वहीं एक समान समावेशी विकास न हो पाने के कारण देश के जो विभिन्न हिस्सों में भी विषमता के कारण विषमता में वृद्धि होगी और इससे वंचित वर्ग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं। और इसी के चलते आप देखते हैं, हालांकि इसका एक और कारण नहीं, देखो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में कहा जाता है एक कॉजल प्लूरलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, कारण बहुलवाद। कारण बहुलवाद का तात्पर्य क्या है कि भाई कोई एक घटना के पीछे कोई अकेला कारण नहीं होता। तो मैंने ये इस वजह से आपको डिस्क्लेमर दे दिया, ये डिस्क्लेमर बता दिया कि मैं आगे जोड़ूंगा कि ऑब्वियस है कि अगर मान लो कि अभी खुद ही जरा बहुत नॉर्मल एक लेमन माइंड से अंदाजा लगाओ कि अच्छा ये जाके महाराष्ट्र में जो नक्सलिज्म है ये उतना ज्यादा क्यों नहीं फैला है जितना कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। तो एक जो असमानता, जो विकास की असमानता है, जो विषमता है, इसका भी कहीं ना कहीं आप रोल है।
इसका भी नक्सलिज्म को लेकर के रोल है। क्योंकि अब मान लो कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं, अगर असमानता है देश का, जो क्षेत्रों में कोई क्षेत्र बहुत डेवलप है, कोई क्षेत्र क्या है, अनडेवलप्ड है, तो ऑब्वियसली एक इसमें वंचना का भावना आता है। वंचना, लोग डिप्राइव्ड होते हैं। जब वंचना का भाव आता है तो लोग अपनी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उससे भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अच्छा, क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो एनसीआरबी, आप लगातार देखेंगे कि जो इससे एनसीआरबी है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसमें से जो घटनाएं हैं वो कंटिन्यूअसली हाइक हो रही हैं, ज्यादा दर्ज हो रही हैं। तो इसका भी एक अंदाजा है। और खासकर उन क्षेत्रों में ज्यादा दर्ज हो रही हैं जो क्षेत्र क्या है, विकास की प्रक्रिया में पीछे रह गया है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये वंचना के भाव की वजह से, या फिर ऐसे समझो विकास के अभाव के चलते लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, एक समान समावेशी विकास ना हो पाने की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में विषमता में वृद्धि होती है और वंचित वर्ग विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता है। समावेशी विकास के अभाव के चलते कभी कभी देश में असंतोष की स्थिति हो जाती है। जब असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो देश की जो भौगोलिक सीमा में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। अब कैसे, जैसे कि देखो, इसी की वजह से आप याद करिए कि जब मराठा मानुस की बात होती है, थोड़ा सा मैं डीप ले चल रहा हूं, ठीक है, प्लीज झेल लीजिएगा। ठीक है, जब मराठा मानुस की बात होती है, जरा मराठा मानुस को क्यों प्रायोरिटी, अगर महाराष्ट्र सरकार, मैं यहां किसी को क्रिटिक नहीं कर रहा, बस मैं यहां कुछ चीजें उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। तो जब देखो मराठा मानुस की बात होगी, मराठा मानुस की, और इस आधार पे कि यूपी बिहार का जो भैया है वहां नहीं जाएगा या फिर इनको मुंबई से भगाओ, आपको याद ही होगा ये जो इशूज था, तो इससे क्या होगा कि जो क्लैश है वो भी बढ़ेगा और जो देश की संप्रभुता है, देश की अखंडता है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, उस पे भी आसानी से जो मिलिटेंट हैं वो सेंध लगा सकते हैं। सांप्रदायिकता बढ़ सकती है, क्षेत्रवाद जैसी चीजों का भी यहां जन्म हो सकता है। कैसे, ऑब्वियसली कि क्षेत्रवाद का, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोकल की रीजनल पार्टी हैं वो क्षेत्र को आधार बना करके क्या करती हैं, एक अपना स्लोगन उठाती हैं और इलेक्शन में आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें जो समावेशी विकास का मैंने आपको बताया क्या क्या इशू, अगर मान लो समावेशी विकास जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाता तो ये समस्याएं आ सकती हैं। अब समावेशी विकास के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो चैलेंजेज भी देख लो भाई कि चैलेंजेज क्या क्या हैं। देखो, गांव में बुनियादी सुविधाएं ना होने की वजह से गांव से लोग शहरों की ओर क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इसके चलते शहरों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, मुंबई का एक एरिया है करीब 2-2.5 किलोमीटर में 10 लाख की आसपास की आबादी है। तो अंदाजा लगाओ कि इतनी आबादी कहीं ना कहीं शहरों की ओर लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गांव में जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है और इसी वजह से लोग क्या है, माइग्रेट कर रहे हैं। और इसके चलते मलिन बस्तियां क्रिएट हो रही हैं और मलिन बस्तियों में भी आप देखोगे जो क्रिमिनलाइजेशन, उसका डेटा जो एनसीआरबी का डेटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो वहां उस क्षेत्र में ज्यादा क्राइम्स होते हैं। यही एक वजह है, मतलब एक इसकी अकेली वजह नहीं है, एक ये भी वजह है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कॉजल प्रिज्म, कारण बहुलवाद। अब जिसमें से आप ये सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले इस चैप्टर में इतना आपने जोर नहीं दिया है। मैंने एक चीज बता दूं, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं और समावेशी विकास को लेकर के, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर के मैंने इतना डिटेल डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन हर एक मेरी दूसरी क्लास अपनी पिछली क्लास से बेहतर होती है, किसी की भी बेहतर होती है। ठीक है, खैर छोड़िए। तो हम समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ही ये सब बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थायी और दीर्घकालीन जो रोजगार हैं तो इसके साधनों की जरूरत है, क्योंकि मनरेगा और अन्य जो कई रोजगार परक योजनाओं का क्रियान्वयन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किया तो जा रहा है, परंतु इन्हें रोजगार के जो है परमानेंट साधनों में शामिल नहीं किया जा सकता है। भ्रष्टाचार भी देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव
डालता है, जो समावेशी विकास की जो गति है उसमें भी क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो ये आपने देखा। अब देखो भाई आगे का आपका क्या रास्ता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2030 तक गरीबी के सभी रूपों, यानी जो बेरोजगारी है, निम्न आय है, गरीबी, इन सभी को समाप्त करने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य यानी फर्स्ट में निर्दिष्ट किया गया है कि भाई चूंकि कृषि क्षेत्र में जो कुल श्रम बल के आधे श्रम बल को रोजगार उपलब्ध कराता है, इसके अलावा सरकार के द्वारा 2022 तक किसानों की आय का दुगना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। परंतु इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादकता काफी कम रह जाती है और इसकी वजह से यह गरीबी के जो सबसे उच्चतम क्षेत्र से क्या है, जो गरीबी उच्चतम क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो यदि भारत में तीव्र समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कृषि क्षेत्र पर भी विशेष हमें फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इसमें से 1.2 या फिर आप 1.2 मिलियन जनसंख्या वाले देश में करीब हम 100 कितना हो गए हैं, 125 करोड़ मोदी जी कहते हैं, अब तो हम 130-135 करोड़ हो गए। तो एक ये भी चुनौती है, विकास के लाभ को समाज के सभी वर्गों और सभी हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाए और यहीं पर जो टेक्नोलॉजी है इसके उपयुक्त इस्तेमाल की भी भूमिका सामने आती है। तो हाल ही में जो शुरू किया गया जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, इस चुनौती को सामना करने के लिए एक बेहतर पहल है, एक बेहतर इनिशिएटिव्स है। तो ये आपको क्या करना है, सभी बताना है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। तो ये तो हो गया भैया इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, अब देखो हम आते हैं किस पे कि इंक्लूसिव आपने डेवलपमेंट देखा, क्या है इंक्लूसिव आपने डेवलपमेंट देखा। तो चलो देख लेते हैं अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सतत विकास की किसकी भाई बात करनी है हमें, सतत विकास। ये सतत विकास होता क्या है इसे देख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो भाई सतत विकास जो है ये विकास की प्रक्रिया में संसाधनों का प्रयोग होता है, रिसोर्सेस को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो पर्यावरण पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो संसाधनों के निरंतर दोहन की वजह से इसका लगातार जो दोहन होता है, इसके कारण ये पॉसिबिलिटीज है, यह संभव है कि अगली पीढ़ी के लिए संसाधन उपलब्ध ना रह जाएं। तो सतत विकास की जो अवधारणा है, संसाधनों के उचित प्रयोग के माध्यम से उस विकास का लक्ष्य रखती है। मतलब क्या है, विकास का लक्ष्य रखती है जिसके अंतर्गत जो पर्यावरण है वो भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे और उपलब्ध संसाधन वो है अगली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध रहे। तो सतत विकास की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि यह पृथ्वी पर जो उपलब्ध संसाधन रिसोर्सेज हैं ये अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के तौर पे प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह एक ऋण के तौर पे हमने लिया है और हमें अगली पीढ़ी को क्या करना है भाई, अगली पीढ़ी को क्या करना है, चुकाना है। तो यह सतत विकास का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसको और हम ऐसे समझो, देखो ऐसे विकास को जो वर्तमान पीढ़ी की, इसको साधारण भाषा में दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है, यानी धारणी विकास या सतत विकास को। देखो भाई ये ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार से समझौता ना करना पड़े। इसे सतत विकास या धारणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सकता है। इस सतत विकास को हासिल करने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में 17 गोल, यानी कितने, 17 गोल और 169 टारगेट निर्धारित किए गए, जो कि 2016 से 2030 तक के लिए इसको क्या है, लक्षित किया गया। तो भारत के समक्ष सतत विकास से जो जुड़ी चुनौतियां हैं उनके भी बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपने सतत विकास को भी पढ़ा, इसे समझा और देखा। अब देखो भाई संकेतकों को परिभाषित करना, जैसे कि हमारी नीति निर्धारण की प्रक्रिया की एक बड़ी कमी यह रही है कि सतत विकास से संबंधित जो परिणामों के आकलन के लिए जो प्रासंगिक संकेतक को ठीक प्रकार से क्या है, परिभाषित नहीं किया गया। और इसमें से वित्त मुहैया कराना, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में खर्च को लेकर के कटौती किए जाने के बाद अब राज्यों पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आ पड़ी है।
इसके साथ साथ राज्यों के पास जो वित्त की अपर्याप्तता है, इनसफिशियंसी है, इसकी वजह से इन लक्ष्यों को पूरा करने में एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। निगरानी और जिम्मेदारी को लेकर के इन लक्ष्यों को जो है पूरा करने की दिशा में प्रगति की जो निगरानी का जिम्मा नीति आयोग पर है, लेकिन इस संबंध में उचित संरचनात्मक तंत्र का भी अभाव देखने को मिलता है। इसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है, तो एक ये भी इशू है। अब प्रगति के मापन की बात करें तो भाई आंकड़ा और सूचनाओं की अपर्याप्तता है, और इसमें से प्रशासनिक लचरता, जो प्रशासनिक क्या है, लचरता। बेशक हमने गुड गवर्नेंस की बात करी हो, लेकिन अभी भी ये समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से भी इन लक्ष्यों की प्रगति का जो मापन है उचित तौर से नहीं हो पाता है। जो राजनीतिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है, तो सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस दिशा में कुछ प्रयास भी किए गए हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या क्या प्रयासों की अगर हम बात करें तो भाई देखो, भारत सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यक्रम पर निगरानी रखने और इनके समन्वयन की जो जिम्मेदारी नीति आयोग को दी है। क्या है? नीति आयोग को दी है। और इसमें जो सभी लक्ष्यों का जो अध्ययन है, अगर हम सभी लक्ष्यों के अध्ययन की बात करें तो उनसे संबंधित जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो सभी मंत्रालय हैं, उनको बांट दिया गया है। और उनकी जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, सुनिश्चित कर दी गई है। अब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसमें से MSPI जो है, इससे संबंधित जो राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य भी इसको क्या किया गया है, सौंपा गया है। तो एक ये भी है। साथ ही साथ भारतीय संसद के द्वारा जो अध्यक्षीय शोध पहल, जो स्पीकर रिसर्च जो इनिशिएटिव्स नामक एक मंच स्थापित किया गया है, जो कि सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इसके जो लक्ष्य हैं, इससे संबंधित मुद्दों पर जो सांसदों के द्वारा इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञता के साथ परामर्श को सुविधाजनक बनाता है। साथ ही साथ UNDP से संबंधित जो सभी कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। वही संघीय ढांचे में सतत विकास जो है, इन लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता के लिए राज्यों की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी राज्यों से ये कहा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उन लक्ष्यों को अपने दृष्टि पत्र में यानी एक मेमोरेंडम तैयार करें और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। भारत की रफ्तार काफी धीमी है इस चीज को लेकर के, किंतु इरादे मजबूत हैं और भारत इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कंटिन्यूअसली कर रहा है। फिर भी संपूर्ण विकास के लिए जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, पूरी करने के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए जो राष्ट्रीय और राज्य स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रयास किए जाने की जरूरत है और आवश्यकता है, तभी ऐसा हो पाएगा, अन्यथा नहीं, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये भी रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 गोल हैं, इसके भी बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो 17 गोल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इस चीज को लेकर के, जैसे कि हम UNDP का मैंने आपको पूरा वो बताया कि इसमें से क्या कैसे वर्क किया जा सकेगा, इसमें से सस्टेनेबल गोल, हालांकि मैं दूसरी क्लासेस में आपको इसके बारे में बताता, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसमें सस्टेनेबल गोल जो इसमें जो 17 गोल हैं उसमें से क्या क्या है। देखो, नंबर 1 पे कोई पॉवर्टी को खत्म करना है, गरीबी को क्या करना है, खत्म करना है। दूसरे पे यानी नो पॉवर्टी, नंबर फर्स्ट ऐसा कर लो, यानी ये जो नंबर 1 पे नो पॉवर्टी नोट्स में मेंशन होगा। नंबर 2 पे जीरो हंगर 17 गोल उनकी मैं बात कर रहा हूं। तीसरा है गोल हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ओके, चौथा है आपका जेंडर इक्वेलिटी। चौथा क्या है? जेंडर इक्वेलिटी। इसके साथ साथ आपका जो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, एक काम करते हैं, ये हम ना कल की क्लास में क्या कर लेते हैं, कल की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और जो बाकी की चीजें रह गई हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम भी है तो मुझे जाना है, तो इस जो जितना सस्टेनेबल गोल है ये अल्टीमेटली आपका एटलीस्ट हर हाल में मैं बता दूं कि कल ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है
सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, उस चैप्टर में हम क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो मैंने आपको समझाया किसी भी बच्चे को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सभी के डाउट ले लूंगा, और जितने भी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, इनको भी समझा ही दूंगा मैं। ठीक है, तो ये करीब आधे घंटे या उससे ऊपर का टॉपिक हो जाएगा, तो मैं फिर कल ही इसे पूरा करवा दूंगा, जितने भी एसडीजी के गोल हैं और जो यूनाइटेड नेशन के जो ये गोल और क्या क्या आधार हैं, कैसे कैसे पूरा किया जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही अंतर्गत इसे आप कैरी करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम जल्दी, ओके।